नमस्कार, मैं नीरज सिन्हा और आप देख रहे हैं द एयर न्यूज। अभी हमारी टीम मौजूद है विद्या विकास समिति और हमारे साथ मौजूद हैं विद्या विकास समिति के सचिव जी श्री अजय कुमार तिवारी जी। तो अजय कुमार तिवारी जी, सचिव महोदय जी, आपको बहुत बहुत पहले तो शुभकामनाएं पद के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो सर आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए कि किस प्रकार से आप जो है ये विद्या विकास समिति में जुड़े। विद्या विकास समिति में आए हुए मुझे 1 वर्ष हुआ है। गत वर्ष इसी महीने अर्थात अक्टूबर में ही मैं आया था। मेरी घोषणा हुई थी सह सचिव के रूप में। इसके बाद पिछले जुलाई माह में सचिव की घोषणा हुई है। इसके पूर्व मैं उत्तर बिहार में था। उत्तर बिहार में आचार्य, प्रधानाचार्य, फिर पूर्णकालिक बनते हुए विभाग निरीक्षक का दायित्व निर्वहन किया। मैं 4 वर्षों तक आचार्य रहा, 4.5 वर्षों तक प्रधानाचार्य रहा और 23 वर्षों तक विभाग निरीक्षक के रूप में उत्तर बिहार लोक शिक्षा समिति के अंतर्गत कार्य किया। गत वर्ष मेरा स्थानांतरण क्षेत्रीय समिति विद्या भारती बिहार के द्वारा विद्या विकास समिति झारखंड में किया गया, तो मैं यहाँ सह सचिव के रूप में आया और अभी जुलाई महीने में 28 तारीख को मेरी घोषणा की गई कि विद्या विकास समिति में सचिव का दायित्व निर्वहन किया जाए। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, 3य वर्ष प्रशिक्षित स्वयंसेवक हूँ। संघ की शाखा से जुड़े होने के पश्चात अपने कार्यकर्ताओं ने मुझे विद्या भारती से जोड़ा। फिर अनेक कार्य जो हम लोग उस समय जुड़े जिस समय आज की स्थिति विद्या भारती की नहीं थी। विद्या भारती की कमजोर स्थिति थी। विद्या भारती अर्थात राष्ट्रीय समिति, राष्ट्रीय संगठन का नाम विद्या भारती है। इसी के अंतर्गत पूरे देश में 11 क्षेत्रों में बांटा गया है। फिर अनेक प्रदेश समितियां हैं। विद्या भारती बिहार क्षेत्र है, इसके अंतर्गत लोक शिक्षा समिति बिहार, उत्तर बिहार के प्रदेश समिति है। दक्षिण बिहार के लिए 2 समिति है, वहाँ भारतीय शिक्षा समिति बिहार और शिशु शिक्षा प्रबंधन समिति बिहार है। झारखंड में 3 प्रदेश समितियां हैं, जनजातीय शिक्षा समिति झारखंड, वनांचल शिक्षा समिति झारखंड और विद्या विकास समिति झारखंड। विद्या विकास समिति झारखंड और वनांचल शिक्षा समिति झारखंड के प्रदेश सचिव का दायित्व मेरे जी में है। हम सब सामाजिक सेवा के मनोभाव से इस संगठन से जुड़े कि शिक्षा के द्वारा स्वयंसेवक होने के नाते समाज की सेवा की जाए, ऐसे बालकों का निर्माण किया जाए जो हिंदुत्वनिष्ठ हो, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो तथा जो जीवन की वर्तमान चुनौतियों का सामना करने में अपना गर्व अनुभव करे। उसका जीवन ग्रामों, वनों, गिरी कंदराओं एवं झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने वाले दीन दुखी अभावग्रस्त अपने बांधवों को सामाजिक कुरीतियों, शोषण एवं अन्याय से मुक्त कराकर राष्ट्र जीवन को समरस, सुसंपन्न एवं सुसंस्कृत बनाने के लिए समर्पित हो। ऐसी युवा पीढ़ी के निर्माण हेतु अनेकानेक कार्यकर्ता निकले, उसमें से मैं भी एक हूँ। मुझे भी लगाया गया। मैं पूर्णकालिक कार्यकर्ता हूँ। प्रारंभ 1952 में गोरखपुर से पहला सरस्वती शिशु मंदिर से हुआ था। आज पूरे देश में 12,500 औपचारिक विद्यालय हैं और 13,500 अनौपचारिक विद्यालय हैं। कुल कितने विद्यालय जुड़े हुए हैं? विद्या विकास समिति के अंतर्गत 237 औपचारिक विद्यालय हैं। 12 विद्यालय झारखंड सरकार ने कल्याण विभाग का दिया है, जिसका संचालन हम लोग कर रहे हैं। 673 जनजातीय एकल विद्यालय हैं। 237 संस्कार केंद्र हैं जो उपेक्षित बस्तियों में अर्थात अनुसूचित जाति बस्तियों में चलते हैं। अपने 13 शुद्ध जनजातीय आवासीय विद्यालय हैं जिसमें अपने ही भाई बंधु जनजातीय बच्चे पढ़ते हैं। आए दिन अभी जो युवाएं जो हैं वो धरना पे बैठ रहे हैं, तो आप विद्या विकास समिति में ऐसा कौन सा योजना, मैंने किस प्रकार से आप जो है जो भी विद्यार्थी हैं उनको स्वराज रोजगार के लिए मतलब क्या आपकी योजनाएं हो सकती है, किस प्रकार से? विद्या विकास समिति के अंतर्गत स्कूल इन एजुकेशन है, अर्थात विद्यालयीन शिक्षा 12 तक की शिक्षा मूल रूप से हम लोग देते हैं।
एक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है कुदुल में यहाँ। इसके अंतर्गत हम लोग प्रारंभ से ही स्किल डेवलपमेंट की शिक्षा आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आई है, किंतु हम लोग पहले से ही इनको कुछ छोटे छोटे उपक्रम करना बताते हैं। जो अपना सेवा केंद्र है, कहीं कंप्यूटर की शिक्षा हम लोग 2002 से इन बच्चों को दे रहे हैं। मेरी ही बच्ची है, उसने अलग से कोई कंप्यूटर की शिक्षा नहीं ली और आज वो मैनेजिंग डायरेक्टर है गुड़गांव में, और उसने अपने विद्यालय में जो शिक्षा ग्रहण किया कंप्यूटर का, इसी के तहत वो सारा कार्य अपना कंप्यूटर का कर रहे हैं। तो ठीक है, हम लोगों ने इन क्षेत्रों में कंप्यूटर की शिक्षा, जो हमारी बहनें हैं वो आज भोजन बनाने से हट रही हैं, भाग रही हैं, रुचि नहीं रहती है उनको, लेकिन उन गृह कार्य से भी रुचि दिलाना, कुछ सिलाई कटाई का काम उनको देना। जो ग्रामीण अंचल है, ग्रामीण अंचल में उनके क्षेत्र में जो स्किल्स हैं, उन क्षेत्रों में वहीं से कुछ लोगों को ले करके सप्ताह में 1 घंटी 1 दिन, या फिर वहाँ के अभिभावकों की गोष्ठी करके, अगर उनकी इच्छा होती है कि नहीं इनको अधिक इन स्किल डेवलपमेंट किया जाए, इनका और अधिक कोई गुणवत्ता की शिक्षा दी जाए, तो ये देने का कार्य होता है। ये जनजातीय क्षेत्र है, यहाँ जो शुद्ध जनजातीय पर्वतीय इलाके में अपना जो एकल विद्यालय है या उनके जो शुद्ध जनजातीय विद्यालय हैं, वहाँ उनको पत्ते का दोना बनाना है, कुछ मधु निकालना है। इस तरह की हमारे 28 प्रवासी कार्यकर्ता हैं जो पूर्ण रूप से उनके बीच में रहते हैं और घूम घूम करके जो एकल विद्यालय के हमारे आचार्य हैं उनका मार्गदर्शन करते हैं। विद्या विकास समिति के अंतर्गत 12 पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं जिनका काम ही है क्षेत्र में जाकर के कैसे विकास होगा ये कार्य देखने का है। तो ये युवा हमारे यहाँ से निकलने वाले युवा, मैंने पहले कहा है कि अपने को बेकार नहीं समझते हैं, और भगवान ने एक पेट दिया है तो 2 हाथ दिया है। हमारे यहाँ से निकलने वाले युवक उत्साही होते हैं, वर्तमान चुनौतियों का सामना करने में सफल होते हैं। उनको हम शिक्षा देते हैं कि भगवान ने एक पेट दिया है, 2 हाथ दिया है, जितना कमाओ आधा खाओ, और आधा समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए है। इसलिए उनको हम इस लायक बना करके यहाँ से भेजते हैं कि किसी भी क्षेत्र में जाएं और नाम करें। आज अपने विद्या भारती एनुमनी पोर्टल पर हमारे 8.5 लाख पूर्व छात्र रजिस्टर्ड हैं। हमारे 733 छात्र विदेशों में हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS सहित समाज के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे पूर्व छात्र कार्य कर रहे हैं। हाँ, किसान भी हैं तो किसानी काम करने में गौरव का अनुभव करते हैं। हमारे पूर्व छात्र व्यवसायी भी हैं तो व्यवसाय करने में वे गौरव का अनुभव करते हैं। अपना कार्य करने में कई हमारे IIT किए हुए छात्र कृषि के क्षेत्र में अपना प्रयोग कर रहे हैं। हमारे छात्र जो कई IIT से करके आए लेकिन उन्होंने प्लेसमेंट नहीं लिया, उन्होंने नौकरी नहीं ली, और वो पंचगव्य विकास में और गाय के द्वारा जो उत्पन्न वस्तुएं हैं, दूध है, दही है, गोमूत्र है, गोबर है, इससे क्या औषधि निर्माण हो सकता है, हम क्या साबुन का निर्माण कर सकते हैं, इन क्षेत्रों में लगे हुए हैं। और यह कार्य केवल अपने यहाँ नहीं पूरे देश में चल रहा है कि ये बच्चे बेकार ना हो, बेरोजगार नहीं हो। जिस क्षेत्र में जाएं, शिक्षा के क्षेत्र में ही जाएं, कई बच्चे अपने समान बच्चों को अपनी रोजी रोजगार नौकरी छोड़ करके उपेक्षित क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाने में अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। इसलिए सेवा कार्य यहाँ प्रमुख है। हमारे यहाँ पढ़ने वाले कोई बच्चे अपने को इस तरह से दीनहीन भाव से ग्रस्त नहीं होते। जो विद्या विकास समिति में शिक्षक की जो नियुक्ति होती है, हाँ, उसकी क्या प्रक्रिया है सर? हम समाचार पत्र में विज्ञापन देते हैं। अभी अभी हमारी प्रक्रिया चल रही है, 2-3 समाचार पत्रों में विज्ञापन देते हैं। विज्ञापन के बाद में हम ऑनलाइन उनका आवेदन लेते हैं समय दे करके। अभी भी हम आपको बता सकते हैं कि हमारे यहाँ कुल मिलाकर के अभी हमारे ऑनलाइन आवेदन में 4,405 अभ्यर्थी ने आवेदन दिया है, जिसमें देश के अनेक राज्यों से है। आपको हम बता सकते हैं कि आंध्र प्रदेश से भी हैं हमारे यहाँ जो आए हैं, बिहार से भी यहाँ आए हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, हमारे ये दिल्ली से भी हैं। ये 3 लोगों ने अप्लाई किया है। गुजरात से भी अप्लाई किया है, हरियाणा से अप्लाई किया है, झारखंड से तो हैं ही, झारखंड से इसमें से 3,925 हैं। कर्नाटका से अप्लाई किया है, केरला से भी अप्लाई किया है, ये प्रसन्नता का विषय है। मध्य प्रदेश से अप्लाई किया है हमारे यहाँ। इस तरह से उड़ीसा से अप्लाई किया है, पुदुचेरी से भी अप्लाई किया है, फिर उत्तर प्रदेश से भी अप्लाई किया है, उत्तराखंड से अप्लाई किया है, वेस्ट बंगाल से तो 118 की संख्या है। इस तरह कुल 4,405 ने
आवेदन दिया है। 28 तारीख को प्रदेश के 11 केंद्रों पर उनकी लिखित परीक्षा होगी, मूल्यांकन होगा। लिखित परीक्षा के पश्चात मौखिक परीक्षा होगी। दोनों अंकों को जोड़ करके उनका परिणाम निकलेगा। परिणाम के बाद हम डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के बाद में उनकी जो स्थिति बनेगी, क्योंकि हमारे विद्यालय 4 श्रेणी के हैं, ABCD में हमने बांटा है, उनकी जो क्षमता होगी, जितनी योग्यता होगी। क्या अंतर है सर ABCD की जो श्रेणी है उसमें? जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं हमारे, चाहे झारखंड बोर्ड से और CBSE से, और वहाँ 10वीं और 12वीं की पढ़ाई होती है, वो श्रेणी A में है। मान्यता प्राप्त विद्यालय राज्य सरकार से हैं, वो 8वीं तक हैं, या किसी ने 10वीं तक दिया है, लेकिन वो सुदूर वनांचल में है, पर्वतीय क्षेत्र में है, हम उनको 20 श्रेणी में रखते हैं। वो मान्यता प्राप्त करने की स्थिति में है, वो आ सकते हैं उन क्षेत्रों में। वहाँ हमने 6ठा वेतन लागू किया हुआ है A श्रेणी में। जितने वो आमदनी करते हैं उसका 80% हम उनके सुख सुविधा पर, मानधन पर व्यय कर देते हैं। ये विश्व का पहला संस्थान है कि जो मंथली ट्यूशन फीस से जो आय हम करते हैं उसका 80% हम आचार्य, कर्मचारी, जो भी वहाँ के स्टाफ हैं उन पर व्यय करते हैं। ऐसा आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। और हमारा तलपट, हमारी आय व्यय की पद्धति सब ओपन टू ऑल है। यहाँ पारदर्शिता है हर कुछ में। हमारे आचार्य चयन की प्रक्रिया हो, विद्यालय के आय व्यय की प्रक्रिया हो, सब पारदर्शी है। मोदी जी का एक मतलब सपना है सर डिजिटलाइजेशन को लेके, तो विद्या विकास समिति में क्या यह सुविधा है? मैंने आपको पहले बताया है कि 2002 से ही हम लोग कंप्यूटर एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ गए हैं। हमारे विद्यालयों में स्मार्ट क्लास है, हमने अब डिजिटल लैब बनाना प्रारंभ किया है। अभी कोरोना काल में हमारे जितने बच्चे थे जो हमसे कटे हुए थे, आज भी यहाँ की सरकार ने 5वीं तक विद्यालय नहीं प्रारंभ किया है, उनको हम ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं। हमारे आचार्य को जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था उसी समय हमने उनको प्रशिक्षण दिया, और हमारे आचार्य जी, प्रधानाचार्य जी, हमारे भैया बहनों को ऑनलाइन अर्थात लाइव क्लास लेकर के उनको शिक्षित किया। लाइव क्लास लेने के बाद में उसे स्क्रीन रिकॉर्डर से या उसकी रिकॉर्डिंग किया। रिकॉर्डिंग करने के बाद उसका एडिटिंग किया कि उसके योग्य कौन से चित्र आदि हो सकते हैं। एडिटिंग करने के बाद में कई विद्यालय जो समृद्ध विद्यालय हैं उनके अंदर में यूट्यूब चैनल आदि है, यूट्यूब चैनल पर डाला, नहीं तो डायरेक्ट उन बच्चों के यहाँ भेजा। जो सुदूर यहाँ पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ नेटवर्क की समस्या है, उनको उन्होंने टेक्स्ट मैसेज भेजा। उन क्षेत्रों में भी लोग कैसे स्मार्टफोन चलाएंगे, कैसे ऑनलाइन कक्षा में जुड़ेंगे, अभिभावकों का प्रशिक्षण। जो भैया बहन हमारे यहाँ पढ़ते हैं, हम छात्र को भैया बहन बोलते हैं, उनके यहाँ जा करके उनको बताना, समझाना। लेकिन ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ की बिल्कुल नेटवर्क नहीं है। यूनिसेफ ने भी झारखंड के बारे में कहा है कि यहाँ के 40% क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें नेटवर्क है ही नहीं। उनके लिए उनके घर जाना, उनसे कॉपी ले आना, फिर उनको टास्क दे करके दे देना, फिर उनको कुछ छपे हुए गृह कार्य, होमवर्क देना, इस तरह से हम उनसे लगातार जुड़े रहे हैं। उनके शैक्षिक विकास में कोई बाधा ना आए, हम इसमें लगे रहे हैं। लेकिन भाई साहब, ये ऑनलाइन एजुकेशन ऑफलाइन एजुकेशन का विकल्प नहीं है। हाँ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बच्चों का जो विकास औपचारिक कक्षाओं में हम कर रहे थे, इस ऑनलाइन क्लास में उतना विकास नहीं हुआ है। कंटेंट की जानकारी उतनी अधिक नहीं हो पाई है। फिर बचे हुए कंटेंट को उनके अंदर में कैसे स्थापित किया जाए, इसके क्षेत्र में भी हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। कुल कितने विद्यालय आपके हैं जो डिजिटलाइज हैं? हमारे 92 विद्यालय ऐसे हैं जहां कंप्यूटर की पूर्ण सुविधा है। इसमें से 54 विद्यालय ऐसे हैं जहां लैब वगैरह है, प्रोजेक्टर आदि है, स्मार्ट क्लास है। अगले 3 वर्षों के लिए आपका क्या विजन है सर? अगले 3 वर्षों में भगवान करे कोरोना देवी चली जाएं, इसके पश्चात जो हमारे समृद्ध विद्यालय होते हैं उन बच्चों के द्वारा कुछ समर्पण करवाए जाते हैं। इसके द्वारा जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल में विद्यालय हैं, उनका विकास करते हैं। सभी विद्यालय कंप्यूटर से युक्त होंगे, सभी विद्यालयों में प्रोजेक्टर होगा। अगर उनके यहाँ ये नेटवर्क की सुविधा नहीं होगी, उन विद्यालयों में एक टेलीफोन का कनेक्शन लेकर के जो टावर स्थापित करना होता है व्यक्तिगत, ऐसा करके वे बच्चे भी डिजिटलाइज हो सकेंगे, वे भी कंप्यूटर की शिक्षा ले सकेंगे। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक ब्लेंडेड एजुकेशन आया है जिसको मिश्रित शिक्षा बोलते हैं, तो उसमें 60% ऑफलाइन और 40% ऑनलाइन एजुकेशन की बात की गई है। तो इसकी व्यवस्था तो हमें बनानी पड़ेगी ना। हम इसके लिए कृतसंकल्पित हैं। हमारे कार्यकर्ता इस क्षेत्र में कार्य करने में लग गए हैं
कैसे सुविधा उपलब्ध कराएंगे, इसका प्रयास जारी है। कोरोना देवी के चले जाने की बात आपने कही सर, तो कोरोना देवी जब आई थी तो बहुत सारे विद्यालय आपके बंद हो चुके थे, तो उसको खोलने के लिए या दोबारा चालू करने के लिए मतलब क्या योजनाएं हैं सर? सरकार 5वीं तक विद्यालय खोलने की अनुमति दे दे, हमारे कोई कहीं नहीं गए हैं। सरकार के वैंडेशन के बाद उस क्षेत्रों में क्षमा करेंगे, पत्रकार महोदय के उनको धमकाने के बाद, और वहाँ पुलिस प्रशासन या प्रशासन के लोग आते जाते रहते हैं, इस कारण से वो विद्यालय हमारे नहीं चल रहे हैं। विद्यालय से हम कटे नहीं हैं। मैंने पहले बताया है, अभी इससे ठीक पहले, कि हमारे आचार्य जी जाते हैं, वहाँ से कापी ले आते हैं, उस पर कुछ टैक्स दे देते हैं, फिर कापी पहुँचा देते हैं और दूसरी कापी ले आते हैं। कुछ कार्बन कॉपी करते हुए, जो छोटा विद्यालय है, एकल विद्यालय है, गरीब विद्यालय है, पर्वतीय क्षेत्र का विद्यालय है, कार्बन कॉपी करके उनके यहाँ पहुँचा रहे हैं। जो विद्यालय थोड़ा समृद्ध है, जहाँ कंप्यूटर की सुविधा है, वहाँ से वो कंप्यूटर प्रिंट निकाल करके पहुँचा रहे हैं। हम कटे नहीं है, हमारे विद्यालय बंद नहीं है, विद्यालय अनाध्याय है। चूँकि उसके शिक्षक, जिसको हम आचार्य बोलते हैं, काम में आज भी लगे हुए हैं, संपर्क में आज भी लगे हुए हैं। हमारे आचार्यों ने उस घोर कोरोना काल में आर्सेनिक एल्बम 30 का वितरण फर्स्ट लॉकडाउन में भी किया है, घर घर जा करके किया है, सेकेंड लॉकडाउन में भी यहाँ किया है। जहाँ पशुओं के चारा नहीं थे, वहाँ चारा की आपूर्ति की है, भोजन का स्टॉल लगा करके भोजन बांटा है, वस्त्र बांटा है। अनेक सेवा कार्य हमारे आचार्यों ने, हमारे पूर्व छात्रों ने, हमारे जो ऊंची कक्षा के भैया बहन हैं, उन्होंने अपने पॉकेट खर्च से राशि घटा करके, जो अच्छे अच्छे परिवारों से हैं, संपन्न परिवारों से हैं, उन्होंने इस कार्य को गति दिया है। कोई विद्यालय बंद नहीं होता है। और एक मंदिर है, सरस्वती शिशु मंदिर है, सरस्वती विद्या मंदिर है। मंदिर में सरकार के आदेशानुसार आरती पूजा बंद है, उसके पुजारी कहीं गए नहीं हैं। उसके आराध्य जो भैया बहन है, वो जैसे ही हमें आरती करने की अनुमति मिल जाएगी, सब लौट आएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्या विकास समिति का क्या दूरगामी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर संकुल स्तरीय, विभाग स्तरीय, प्रदेश स्तरीय और क्षेत्र स्तरीय हमारी गोष्ठियां संपन्न हो चुकी हैं। सबसे पहले केंद्र सरकार की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसके अंतर्गत जो फाउंडेशन कोर्स है, इसके क्रियान्वयन की बात हो रही है। उस फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है और स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क है, उसके आलोक में हम सब ने क्षेत्र स्तर पर उन पुस्तकों का निर्माण प्रारंभ कर दिया है। और उन उदय, प्रभात और प्रथम द्वितीय, ये 5 कक्षा को मिलाकर के फाउंडेशन कोर्स है। हम लोग अभी अप्रैल 2022 से फाउंडेशन कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शुरू करेंगे। और जैसे ही सरकार के द्वारा फिर प्रीलिमिनरी कोर्स, मिडिल कोर्स और सेकेंडरी कोर्स के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क प्रख्यापित होगा, हम उस पर भी क्रियान्वित करेंगे। और पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्कूल इन एजुकेशन में क्रियान्वित करने में कोई आगे रहेगा तो विद्या भारती आगे रहेगी। अभी के समय में गवर्नमेंट जो है वो स्किल डेवलपमेंट पे थोड़ा विशेष ध्यान दे रही है, तो इसके लिए सर आपके क्या योजनाएं हैं? विद्या विकास समिति विद्यालय में स्किल डेवलपमेंट को लेकर क्या दूरगामी सोच है? हमने अपने पूरे क्षेत्र में 223 स्किल की सूची बनाई है। अभिभावक गोष्ठी, चूँकि 6ठी से स्किल डेवलपमेंट और कोडिंग का एजुकेशन की बात हो रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, हमने उसकी सूची बनाई है। इसके लिए हमने जगह जगह रिसोर्स पर्सन कौन होंगे, इसके ट्रेनर कौन होंगे, इसकी भी सूची बनाई है। आज गार्जियन में पहले भ्रम का स्थान है। जैसे स्किल डेवलपमेंट में या उनके जो कौशल विकास के अंतर्गत उनको भ्रम हो रहा है, कहीं मिस्त्री तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन इसका मूल उद्देश्य है श्रम के प्रति निष्ठा। ये बच्चे पढ़ लिख लेते हैं तो श्रम के प्रति इनकी निष्ठा नहीं रहती है, काम करने वाले को हे दृष्टि से देखते हैं। तो पहले तो अभिभावकों का मन बनाना है कि स्किल डेवलपमेंट से आपके बच्चे की पढ़ाई का हर्ज नहीं होना है। यह भी इनके अंदर में एक गुण का विकास है, उनके मन स्थिति को तैयार किया जा रहा है। इन बच्चों के अंदर में भी इस भाव को उत्पन्न किया जा रहा है कि अरे भाई 5 विषय पढ़ते ही हो, एक स्किल आपको चयन करना है, उन अभिभावकों के द्वारा चयनित होना है। इसके अंतर्गत भी हम सब सक्रिय हो गए हैं, उसकी सूची बन गई है, रिसोर्स पर्सन भी ढूंढ लिए जाएंगे। और अभी अभिभावक गोष्ठी करते हुए हम उनके मंत्र को तैयार करने में लगे हैं। क्योंकि अभिभावक स्किल डेवलपमेंट के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, उनको लगता है कि हम तो पढ़ाई के लिए भेजे हैं, क्या इसको मिस्त्री बनाएंगे, है ना। इसलिए चूँकि पढ़ाना तो उन्हीं के अभिभावक से है और उनसे स्वीकृति लेकर के वो जो चाहेंगे उस स्किल को डेवलप करना है, तो इसके लिए उनका मन बनाने के लिए अपना काम चल रहा है।
इस वैश्विक महामारी के बाद माने विद्यालय को क्या हाइब्रिड मॉडल में चलना चाहिए? देखिए, मैंने पहले कहा ना कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ब्लेंडेड एजुकेशन अर्थात मिश्रित शिक्षा की बात की गई है। 60% ऑफलाइन और 40% ऑनलाइन शिक्षण। इसके बावजूद 14 वर्ष के बाद के जो बच्चे हैं वे अपनी रोजी रोजगार करते हुए अध्ययन अध्यापन कर सकते हैं। इसकी व्यवस्था भी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनिवार्य शिक्षा में इसको प्रख्यापित किया गया है। प्रत्येक विद्यालय का यह दायित्व होगा कि जो आज की पढ़ाई की गई है, आज अध्यापित किया है उनके शिक्षकों ने कक्षा में, इन्हें वो बच्चों के पास भेजें। तो विद्यालय का जो यूट्यूब चैनल होगा उस पर सीधे नहीं डालेंगे, वो रिकॉर्डेड मैटर को वो एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग करने के बाद में, चूँकि वहाँ तो वो बच्चे आचार्य जी हैं नहीं, बच्चे अकेले हैं, तो उनको TLM, PLM या TLE का उपयोग कैसे कर सकते हैं? तो वे एडिटिंग करेंगे, अपेक्षित चित्र या वीडियो डालेंगे और इसे भेजेंगे और वे बच्चे उसको पढ़ सकेंगे, देख सकेंगे। जब उनके पास नेटवर्क आएगा तब वो उसे देख सकेंगे। ये व्यवस्था बनाई गई है और आने वाले समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसे अनिवार्य किया जाने वाला है। हम सब विद्या भारती के कार्यकर्ता राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2022 के अप्रैल से पूरी तरह लागू करने के लिए सन्नद्ध और सक्रिय हैं। अब इसके लिए हमारे विद्यालय स्तर की गोष्ठियां हो रही हैं। हमारे जो विद्वत परिषद हैं विभिन्न स्तर पर सक्रिय हैं। कैसे लागू किया जाए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। कौन से इसके स्वरूप होंगे, पुस्तक का निर्माण चल ही रहा है उस दृष्टि से। फिर शेष काम तो आगे जैसे करिकुलम फ्रेमवर्क निर्मित होगा हम इसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। मतलब स्कूल को जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे चलना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए। आने वाले समय में आज से 10 वर्षों के बाद में जो अपने को अपडेट और अपग्रेड नहीं रखेंगे वे निरक्षर माने जाएंगे। आज जो लोग हैं वे सब 20वीं सदी के पढ़े हुए हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, चाहे कॉलेज में हो स्कूल में हो, और ये 21वीं सदी का भी 20 वर्ष बीत चुका है। तो आने वाले समय में 21वीं सदी की अपेक्षाओं के अनुरूप जो छात्रों का निर्माण करना है, इसके लिए तो हमें भी अप टू डेट और अपग्रेड होना पड़ेगा। तो हम अपने कार्यकर्ताओं को सर्वप्रथम अप टू डेट और अपग्रेड करने में लगे हुए हैं। पहले हमारे कार्यकर्ता डिजिटलाइज्ड हो जाएं। इसके लिए डिजिटल लर्निंग की बात भी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में की गई है। हमने भी डिजिटल लर्निंग की बात की है कि जो ऐसे पुराने लोग हैं जो इस दिशा में उनको हेजिटेशन का अनुभव हो रहा है, उन्हें भी उनका हेजिटेशन दूर करते हुए और मुख्य धारा में वे भी चलेंगे, सब चलेंगे। जो नहीं चलेंगे कालवाय हो जाएंगे और वे शिक्षा क्षेत्र में काम नहीं कर सकेंगे। क्योंकि हमें देश के लिए 21वीं सदी का बालक निर्मित करना है, ऐसी युवा पीढ़ी तैयार करना है जो देश को बहुत आगे ले जाए और विश्व में सर्वश्रेष्ठ देश निर्मित कर सके। ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण करना है। इसके लिए तो हमें भी कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। अत्याधुनिक शिक्षा देनी अपडेट और अपग्रेड रहना होगा। हाँ जी, अप टू डेट और अपग्रेड सबको रहना पड़ेगा। जो नहीं होंगे कालवाय हो जाएंगे। सही बात है। हाँ जी। सर आप ये बताइए कि इस महामारी की स्थिति में भी जो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में जो आप शिक्षा को लेकर गए हैं, तो मतलब क्या अनुभव रहा सर आपका? किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा या सरलता के साथ हुआ? देखिए, गांव में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा भय शुरू में था उनको, क्योंकि कोरोना लेकर के ना आ जाए। गांव में स्नेह था और झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों में कोई कोरोना नहीं है। सरकार को ये भ्रम है, उन्होंने स्कूल बंद कर रखा है। वहाँ वो हाथों हाथ लेते हैं। आज भी हमारे जो 600 से ऊपर एकल जनजातीय विद्यालय हैं, उन पर्वतीय क्षेत्रों में, उन वनांचलों में उनका आग्रह है, उनकी जो हमारी स्थानीय समिति है कह रहे कि आप खोलिए केंद्र, लेकिन सरकार का आदेश नहीं है छोटे बच्चों का खोलने के लिए, इसलिए नहीं खोल रहे हैं। वे सब तैयार हैं। हम लोग को बोलते हैं कोई कुछ नहीं करेगा। यहाँ कौन आता है? सरकारी कोई अधिकारी नहीं आता है। यहाँ केवल हाथी आता है, यहाँ जानवर आते हैं। आप खोलिए तो सही। लेकिन हम सब लोग राष्ट्रवादी संगठन के लोग हैं, अनुशासित लोग हैं, हमारा संगठन अनुशासित है, इसलिए सरकार के नियम की अवहेलना हम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में उत्साह है और हमें पर्याप्त समर्थन मिलता है। शिशु मंदिर, विद्या मंदिर का, सरस्वती संस्कार केंद्र का, सरस्वती शिक्षा केंद्र का पूर्णतः संचालित होना उनके लिए वरदान है। सर, देश के नाम, अभिभावक के नाम, बच्चों के नाम, सर कुछ संदेश आपके द्वारा। आप बच्चे बोलते हैं, हम उनको भैया बहन बोलते हैं, क्योंकि हम सभी, आप पूछ सकते हैं कि क्यों बोलते हैं भैया बहन। हमारी भारत माता,
आपकी भारत माता, हम सबकी भारत माता है। इसलिए एक माता की संतान आपस में भाई बहन होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पढ़ने वाले सभी भैया बहन हैं। तो इन भैया बहनों को आने वाले समय के लिए टाइम मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना होगा। वे टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दें और जो भी उनके पास में साहित्य है, आज टेक्स्ट बुक का अध्ययन अध्यापन घट गया है, वे टेक्स्ट बुक पढ़ें और कोई शिक्षक उनके सामने जाएं या कोई भी जाए तो कहें कि ये पुस्तक है, 10 पाठ हमने पढ़ा है, पूछ लीजिए जहाँ से जो पूछना है। इस तरह से डीप स्टडी वे करें और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहें, देश के एक योग्य नागरिक बनने को तैयार रहें। ये भैया बहनों के लिए संदेश है। उनको ऐसा न लगे आने वाले समय में कि हमारा यह विषय छूट गया, कभी कहने की स्थिति न आवे। और अभिभावकों के लिए, अभिभावक पुराने समय के हैं, बच्चे नई पीढ़ी के हैं, तो ये बच्चे, अभिभावक और शिक्षक तीनों का समन्वय होगा, तीनों का एक जगह संगम होगा, तीर्थराज प्रयाग बनेगा। और अभिभावक को भी बच्चे पर अपनी इच्छाओं को नहीं लादना चाहिए, क्योंकि अभिभावक जो अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं वे बच्चों पर लादना चाहते हैं। बच्चे की रुचि को समझें, उनके मनोदशा को समझें और इसके अनुरूप उनका कोर्स डिजाइन करें, उनसे अपेक्षा करें। हर बालक खास है, इसलिए जिस क्षेत्र में उस बच्चे की रुचि है उसी क्षेत्र में जाने दें। आज कुल मिलाकर के हम लोगों ने सूची बनाई है, 378 क्षेत्र हैं जिसमें बच्चे आगे जाकर के कैरियर बना सकते हैं। हर क्षेत्र में आज कैरियर है। इसलिए अभिभावकों से आग्रह कि इन बच्चों के साथ 1 घंटा जरूर बैठें, अनौपचारिक वार्ता करें, उनका ध्यान दें, उनसे मित्रत्व व्यवहार करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या विकास समिति में आप आए और हमारी बातचीत को आपने प्रख्यापित किया। हमारे साथ मौजूद थे सर, जिनसे साक्षात्कार हुआ अजय जी के साथ, सचिव महोदय जी के साथ। हम सचिव जी के शुक्रगुजार हैं, जिनका साक्षात्कार करते हुए बहुत सारी ऐसी जानकारी शिक्षा को लेकर जो प्राप्त हुई है, उसके लिए हम एक बार फिर दिल से सचिव महोदय का आभार करते हैं और आप सबों को एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।